वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सबों ने मेरा सहयोग किया है और भी सहयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के CDP का सीरीज और साथ ही साथ अब हम EVS का भी सीरीज लेके आएंगे और EVS का भी सारा क्वेश्चन 30 में 30 आपका करवाएंगे। तो बहुत कम समय में सटीक और सही जानकारी ऑफिशियल आंसर के साथ हम आपको देंगे, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। और मेन जो टारगेट है आपका यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में जाकर के बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा। तो इसी कड़ी में आपका ये सेट लेके आए हैं हम 24 दिसंबर का सेट है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को हम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग EVS भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आपको दिख गया होगा, इसको आप लगाइए। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में जो स्टेटमेंट है वह कौन सा सही स्टेटमेंट है उसके बारे में आपसे पूछा है। तो देख लीजिए, डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिडायमेंशनल। क्या यह सही है? आप लोग पता चल गया होगा आप लोग को। डेवलपमेंट इज़ मोडिफेबल, डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, या इंडिविजुअल अचीवमेंट डेवलपमेंट माइलस्टोन्स एट द सेम एज एंड प्लेस। तो आपको कौन सही होगा? आप इंग्लिश में देख लिए, अब हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है आपके सामने कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। तो विकास के विषय में जो सही वक्तव्य है आपको हम आंसर बता देते हैं क्या होने वाला है। तो ये विकास ना तो एक दिशीय और ना एक आयामी है, विकास परिवर्तनीय है, ये बिल्कुल सही बात है। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध नहीं है, ये दोनों से मिलकर बनता है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के प्रभाव को प्राप्त करते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक ही गति से सभी व्यक्ति का विकास नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। सर एक व्यक्ति का अपना अपना विकास की गति होती है। तो आपको सही आंसर मिल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रपोजेज दैट चिल्ड्रेन गेन मस्कुलर कंट्रोल ऑफ आर्म्स रिलेटिवली अर्लियर दैट ऑफ द फिंगर्स। तो ये आपसे पूछा गया है कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों नियंत्रण कर पाते हैं। यानी उंगलियों पर नियंत्रण करने से पहले बच्चे क्या कर लेते हैं? पहले अपने भुजाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं, आर्म्स पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। तो विकास का सिद्धांत जो ढंग से पढ़ा होगा यह क्वेश्चन निश्चित बना देगा। तो बात भुजाओं की हो रहा है तो शीर्षगामी सिद्धांत होगी नहीं, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत होगा नहीं, पदानुक्रमित एकीकृत का सिद्धांत भी होगा नहीं, अधोगामी सिद्धांत बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिजिकल ट्रेट्स ऑफ द कलर ऑफ आइज एंड हेयर आर। अब ये हेरिडिटी एनवायरनमेंट से सवाल पूछा है, तो जो पढ़े होंगे पक्का इसको बना दीजिएगा। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग भी दिया हुआ है, और आंखों का रंग। ये जो आंखों का रंग है ना, आंखों का रंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंखों का रंग आप, तो शारीरिक लक्षण में जो प्रभाव होता है वह मूलतः वंशानुगत का होता है, आनुवांशिकता का होता है। तो इसमें आंखों का रंग देकर के आपको और ज़्यादा क्लियर कर दिया है, और बालों का रंग देकर और क्लियर कर दिया है कि यह मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, बिल्कुल गलत है। वंशागत होते हैं, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, ये भी गलत है। आनुवांशिकता पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया के परिणाम है, ये भी गलत है। क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आंखों का रंग और बालों का रंग, अगर माता पिता के आंखों भूरा है बच्चे का भी भूरा हो जाता है, बालों का रंग भी उस पर डिपेंड कर जाता है। इसलिए सही आंसर वंशानुगत होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। खाली जगह इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये तो एक सवाल पूछता है, ये पूछता है कि कौन प्राइमरी एजेंसी है, कौन सेकेंडरी एजेंसी है, और सोशलाइजेशन का तो इसमें आप लोग जानते हैं कि स्कूल क्या सेकेंडरी है, मास मीडिया क्या है सेकेंडरी है, रिलीजियन क्या है सेकेंडरी है, लेकिन फैमिली क्या है प्राइमरी है। तो सही है, इसका आपको मिल गया होगा सही जानकारी। इसमें क्या होगा? परिवार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। When a children can solve a problem with the concrete objects, only his problem solving characteristics come under the stage of।
तो वह पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सॉल्व करता है प्रॉब्लम विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट, ओनली कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। तो इसका सही क्या होगा, सेंसरी मोटर तो होगा ही नहीं, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट में तो तार्किक नहीं करता है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही कंक्रीट सवालों का सॉल्व करता है बच्चा। बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपको मिल गया। तो इसमें क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट दैट ऑल क्रिएचर दैट हैव द विंग्स एंड कैन फ्लाई आर द कॉल्ड बर्ड्स। लेटर सी सॉ ए बैट in a picture book and identified it as a bird instead of the mammals. The process of knowledge constructions described here is assimilation कहलाएगा, या फिर एकोमोडेशन कहलाएगा, सीरिएशन कहलाएगा, कंजर्वेशन कहलाएगा। सीरिएशन कंजर्वेशन ये तो काट ही दीजिए, बच गया एसिमिलेशन एकोमोडेशन। तो जब कोई चीज़ को हम जोड़ के देखते हैं ना तो वह एसिमिलेशन होता है, ना कि एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, जब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को हम गेन करते हैं पुराने इन्फॉर्मेशन को बदल करके। तो एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि सभी जीव जिनके पंख होते हैं उड़ सकते हैं वे पक्षी होते हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय वह पक्षी ही कहा। स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये जीन पियाजे जी का सिद्धांत से सवाल पूछा गया है। तो इसमें समावेशन बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, जो पढ़े होंगे तो पक्का बना लिए होंगे। Who proposed the term zone of proximal development? Zone of proximal development किसने किया, लेव वाइगोत्स्की ने किया। इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसे बोलते हैं हिंदी में, तो यह किसने प्रतिपादित किया, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है। चलिए आगे बताते हैं आपको। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। मुख्य अंतर दर्शाता है कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास के बारे में। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, बिल्कुल सही। जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में, अंतःक्रिया के रूप में देखते हैं। ये बिल्कुल सही और सटीक है। बाकी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता क्या होंगे, आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है। तो जो कोहलबर्ग पढ़ा होगा वो निश्चित समझ जाएगा ये कौन सा चरण में होगा। यह पहला ही चरण का है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, गुड गर्ल गुड बॉय अभिविन्यास के अंतर्गत यह आता है। वो अच्छा बनना चाहता है इसलिए आ गया यह चीज़। विच ऑफ द फ्लोइंग विल हेल्प इन द क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन क्लास। तो कौन सा होगा जी, बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन की कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में कौन सा मददगार रहेगा। जब बात सकारात्मक अधिगम माहौल का हो तो सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना बिल्कुल बिल्कुल सही है। योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, यह सब कर दीजिए। केवल उच्च हासिल करने वाला, यह सब कर दीजिए। तो आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। प्रगतिशील शिक्षा से आपका सवाल पूछा है कि उसमें प्राथमिक विशेषता क्या होगी। बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, बिल्कुल ही गलत। परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, बिल्कुल गलत। पाठचर्या और आकलन में लचीलापन, बिल्कुल सही। और बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल, यानी बार बार बाह्य उत्प्रेरकों का इस्तेमाल कीजिएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन के इस्तेमाल करने की बात भी प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं करता है। तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद आपका आ गया अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर्स। अच्छा हिंदी में देख लेते हैं इसको कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों, मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि
को रखता है। किस प्रकार की बुद्धि को रखता है? तो ये अगर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें सारा बुद्धि के बारे में 8-9 प्रकार के बुद्धि के बारे में वो बताता है, जिसमें कि दूसरे के भावनाओं को, विचारों को, स्वभावों को, इरादाओं को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके अंदर वह बुद्धि क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाता है, न कि अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक जब खुद की भावनाओं, विचारों, क्षमताओं आदि को जानते हैं, सेल्फ के बारे में जानते हैं, तो अंतःवैयक्तिक होता है। और जो दूसरों को जब जानते हैं तो अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल होता है, ना कि इंट्रापर्सनल होता है। तो ये हो गया। उसके बाद व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड में दिखलाते हैं। पारंपरिक कार्य को नहीं दिखाते हैं, महिला जो काम करता है वह महिला को नहीं दिखाया, पुरुष के द्वारा दिखाया गया, या पुरुष ने जो काम किया पुरुष के द्वारा नहीं दिखाया गया, महिला के द्वारा दिखाया गया। इस तरह से, इस युक्ति से वह छात्रों में क्या करना चाहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, जेंडरवादिता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, बिल्कुल सही। आपको पता चलेगा या बच्चे को पता चलेगा कि लड़का का काम लड़की भी कर सकता है, लड़की का काम लड़का भी कर सकता है। और जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। और चौथा भी आपका नहीं होगा, जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा, ये भी क्या होगा? नहीं होगा। तो आपको मिल गया होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कौन नहीं है? एनालिसिस, एवोल्यूशंस, क्रिएशंस, ये सब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, पर रिकॉल करना नहीं है। आप रिकॉल कर लेते हैं तो वह आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग अंतर्गत नहीं आता है। इंग्लिश हिंदी में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। प्रत्यास्मरण होता है शायद रिकॉल का, हाँ। जो उच्च श्रेणी के चिंतन नहीं है तो विश्लेषण है, निरूपण है, रचना है, प्रत्यास्मरण रिकॉल नहीं है। तो आपको सही मिल गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट? यह पूछा है आपसे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। निम्न में कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? निर्देशित आकलन पूछा है, तो इसमें जो मापदंड निर्देशित आकलन है, तो बात निर्धारित करना, अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण होगा, श्यामकता को आकलन आधार बनाने वाला परीक्षण होगा, या जेड स्कोर वाला होगा। अधिकतम के निम्न स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण ही निर्देशक मानदंड निर्देशित आकलन है। यहां भी मानक आ गया और यहां भी मानदंड है, तो यही आपका, इससे पहचान सकते हैं, यही आपका सही और सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे में आपका क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो बनाया गया था 2016 ईस्वी के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? जो बौद्धिक क्रियाशीलता में क्या है, वह कम बोल पाता है, उसमें बौद्धिक क्रियाशीलता कम है, तो वैसे लोग को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जिसे 2016 कहते हैं, वह उसमें क्या कहता है, उसको क्या कह के संबोधन किया है? मानसिक मंदता? बिल्कुल नहीं। बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, विकलांग की बात नहीं करता है, मानसिक विकलांगता भी नहीं करता है। तो चौथा आपका जो होगा वही सही होगा। व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं, आप इंग्लिश से देख सकते हैं, पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूजन? इंक्लूजन का जो है ना, कैरेक्टराइज नहीं है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। इनमें कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? तो नहीं है पूछा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। विविधता को सराहना और महत्व देना समावेशन का विधि है। सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने का आत्मविश्वास बढ़ाना समावेशन का है। शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना यह भी समावेशन का लक्षण है। लेकिन श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना नहीं है, और यही नहीं है पूछा है कि समावेशन अनुरूप नहीं है, ये तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सटीक। चलिए, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। अच्छा, खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों के नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। वह राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है, यह आपसे पूछा है। तो मांसपेशीय दुर्विकार? बिल्कुल ही नहीं। स्वलीन क्रम विकार? बिल्कुल सही है। अपने आप में मस्त है वह, गुणज विकल्प नहीं है, गति समन्वय विकल्प नहीं है। इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख लीजिए। इसमें इंग्लिश में है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। चलिए
आगे बढ़े हम लोग। आगे है, विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने, बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? तो ये इसका होगा वाचन वैकल्य की तरफ उसको इशारा करता है कि वह पढ़ने में क्या करता है, वह उलट कर करके देखता है, उसमें कठिनाई महसूस होता है। इसको सटीक सही से पकड़ने के लिए अगर आप नहीं कुछ जानते हैं तो यहाँ से पकड़िए। डिफिकल्ट इन द मेकिंग ओमिशंस, रिवर्सल्स एंड द सब्स्टिट्यूशंस वाइल रीडिंग टेक्स्ट यानी इस पढ़ने की जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। बस यहीं से पकड़िए और सही पकड़ के सही टिक मार के निकल जाइए, ज़्यादा नहीं सोचना है। चलिए, किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना, नूतन मतलब नया होता है, बिल्कुल नया है ना, तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है जी? तो ये सृजनात्मकता कहलाती है। आपको कई दफ़ा बोले हैं कि कुछ नया करना, कुछ नया पर नया तरीके से सोचना, समस्या का समाधान करना, अवधारणा देना, ये क्रिएटिविटी का क्या है? लक्षण है, यही क्रिएटिविटी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक शिक्षिका कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों एवं फलों के तस्वीरों का प्रयोग करते हुए, है ना, सब्जियों एवं फलों के तस्वीरों का करते हुए छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? तो यह उपागम शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत पर नहीं है, पुनर्बलन सिद्धांत पर नहीं है, क्रिया प्रसूत पर भी नहीं है, ज्ञान के निर्माण पर। बच्चा को क्या करता है, वह पहले फलों सब्जियों की तस्वीरों को देखते हुए उसको क्या करता है, अनुभव से जोड़ता है, पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ता है, उसके बाद फिर उसको ज्ञान देता है इसके बारे में अलग अलग तरीके से। तो यह ज्ञान का निर्माण अप्रोच के अंतर्गत आ जाता है। वह ज्ञान का निर्माण कर रहा है, वह शिक्षिका बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही है शिक्षिका, है ना। सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित के आगामी परीक्षाओं में पिछली बार की तरह ही असफल हो जाएगी। और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी ही छोड़ दी है। चलिए, वैसे भी उसकी शिक्षिका उससे मंद अपेक्षाएं ही है, शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षा, कम अपेक्षा है। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो ये क्या है जी, वह जो है ना पहले से सोच रखी है कि इस फलना सब्जेक्ट में पिछले बार की तरह ही असफल हो जाएंगे, उस विषय को वह मेहनत करना ही छोड़ दिए, तब पूरा हेल्पलेस हो गया। इसे लर्निंग हेल्पनेस कहते हैं उसको। तो इसका वह आलसी और बहाने वाली बनाती है, बिल्कुल ही नहीं। अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, बिल्कुल सही है। वह अधिगम असाध्यता यानी कि हेल्पनेस का वह महसूस कर रही है। वह प्लानवाद प्रवृत्ति का नहीं है, विवेकपूर्ण निर्णय का विद्यार्थी नहीं है। तो आपको सही आंसर मिल गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अबीर की कक्षा में, देखिए जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि आपको टाइम भी ना लगे, आपको सही आंसर भी बता दे। आप पढ़े होंगे तो इसी तरह रिवीजन करते रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको रोक करके क्वेश्चन आंसर लिख भी सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के साथ आपको जवाब दे रहे हैं, एक भी इधर उधर का आंसर नहीं मिलेगा आपको। आप संतुष्ट नहीं तो कॉमेंट भी कर सकते हैं। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक सहपाठियों के साथ विविध प्रकार की चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? जब बात मिलजुल कर करने की हो, क्रियात्मक की बात हो, तो पहली तो बात है कि वह संरचनावादी की बात हो जाएगा। जब एक्टिविटी के माध्यम से होगा तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है वह, और बात मिलजुल का हो तो सामाजिक हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका 1 है, दूसरा देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से कई बार सवाल पूछा है और 1-2 तो पूछ ही गया है हर बार में सब में। तो 2020 को आप अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर बना दीजिएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो कॉमन सेंस से बना दीजिए। वेधन और बार बार अभ्यास कहीं भी किसी भी शिक्षा नीति का नियम नहीं होता है, तो इसको काट ही दीजिए। बाकी सब इंपॉर्टेंट है। अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा वाचन यानी कहानी विधि द्वारा पढ़ाइए, चर्चा आधारित, ये सभी बात कहा गया है। तो 3 जहां भी है उसको काट दीजिए, 3 यहाँ भी है काट दीजिए, 3 यहाँ भी है काट दीजिए, बाकी 3 तो यहाँ नहीं है, तो यही सही आंसर हो गया। आगे तो होगा ही 3 जगह होगा ना। चलिए,
किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? कोई मिलती जुलती जब समस्याएं आती है ना तो उसे हम अनुरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरूपता। कोई समस्या का समाधान करते हैं, उस समस्या पहले भी आ चुकी है और वैसी ही मिलती जुलती समस्या आगे आएगी, तो वह समस्या क्या का उद्धृत होना क्या कहलाती है? तो वह अनुरूपता कहलाती है, अर्थात एनालॉजी कहलाती है। एनालॉजी रीजनिंग आप लोग पढ़े होंगे। एनालॉजी का मतलब होता है मिलती जुलती चीज़ें जब आती है तो उसे एनालॉजी कहते हैं। समस्या नहीं आती है लेकिन वह मिलती जुलती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका कि संकल्पना चित्रण नए संप्रतियों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करती है? जो संकल्पना मानचित्रण है नए संकल्पों को किस प्रकार सुसाध्य करती है? कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय synthesizing and organizing information, removing sub concept, या by disconnecting information from social context, या putting over emphasis on recall। तो आप बताइए सही से। हिंदी भी चलते हैं। संकल्पना चित्रण नए संप्रतियों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करती है? तो इसका आंसर होगा जानकारी को संश्लेषित और व्यवस्थित करके ही आप नई समझ को सुसाध्य कर सकते हैं। हटाकर नहीं कर सकते हैं, पृथक्करण करके, प्रत्यास्पण करके नहीं कर सकते हैं। तो पहला वाला आंसर सही और सटीक है। बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियों को किस ओर संकेत करती है? जी बताइए किस ओर संकेत करती है? जो बच्चा गलतियां करती है वह अधिगम के दौरान जो गलतियां होती है वह किस ओर संकेत करती है? अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता। क्या उसको अधिक वेधन बार बार रोटेट करने की आवश्यकता है या अभ्यास करने की आवश्यकता है? अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता है? बिल्कुल ही नहीं। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता होती है। बिल्कुल सही है। अगर वह गलती करता है तो ये नहीं गलती मानना लेना चाहिए कि वह बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। जो बच्चे का भी माइंड है वह जो वयस्क का माइंड है उन दोनों में गुणात्मक अंतर होता है। समय के साथ वह जरूर सीख लेगा, जरूर सीख जाता है। तो वह बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता होती है। उस त्रुटियों को आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको बेहतर से बेहतर ढंग से फिर से समझाने की कोशिश कीजिए, उसे बार बार अवसर दीजिए उस तरह का सवाल कराने का, अपने आप ठीक हो जाएगा बच्चा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर टू हैव द एबिलिटी टू पुट herself in students place and feel what they feel. This ability is called sympathy, empathy, apathy, guilt। तो आप हिंदी भी देख लीजिए इसका। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत ज़रूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वह क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? देखिए एक होता है सहानुभूति, एक होता है तदानुभूति, है ना। एक होता है सिंपैथी, एक होता है सिंपैथी। आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिंपैथी और एक होता है ना सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी। है ना इम्पैथी। तो सिंपैथी और इम्पैथी में क्या अंतर है? जब किसी की दुख देख करके आप सिर्फ बोले ना कि हाँ यार सही में तुमको बहुत दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है, तो यहाँ आप सिंपैथाइज कर रहे हैं, उसको सहानुभूति दे रहे हैं, आप उसे सिर्फ सिंपैथी दे रहे हैं। लेकिन जब उसके दुख के अंदर आप महसूस करने लगते हैं ना कि पक्का इसको कितना दुख हुआ होगा, अगर उसके जगह पर हम होते तो हमको कितना दुख महसूस होता, तब बात आती है इम्पैथी की। यानी उसका दर्द को, दुख को आप भी महसूस कर रहे हैं, सेम टू सेम। आपके अंदर से ना आंखों से आंसू भी आ सकती है, ऐसी इम्पैथी इस तरह का होता है। तो ये क्या होगा? तो वह खुद को विद्यार्थियों का स्थान पर रखकर जब यह महसूस करता है कोई शिक्षिका, तो वह क्या हो जाएगा जी? इम्पैथी होगा। तदानुभूति हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में तो इम्पैथी ही बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इम्पैथी होगा, ठीक है, ना कि सिंपैथी होगा। सिंपैथी सिर्फ आहा दुख कितना है ये बोल के निकल गए, लेकिन उसके दुख को महसूस आप नहीं किए। जब आप महसूस करते हैं ना तो वहाँ इम्पैथी होती है ना। एक ऐसी स्थिति में जहाँ परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो। अच्छा, तब बच्चों खाली जगह का भाव महसूस होगा, तो उसको यह परिणाम अनिश्चित लगे कि यार होगा कि नहीं होगा। आप ही समझ रहे होंगे सीटेट इस बार भी होगा कि नहीं होगा, और असफलता पर आपका बार बार ध्यान है, तो आप निश्चित रूप से एंजाइटी के शिकार हो जाइएगा, दुश्चिंता का शिकार हो जाइएगा। फिर जो होने वाला होगा ना वो भी नहीं होगा। इसलिए आप मोटिवेटेड रहिए, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, कोई भारी बात, रॉकेट साइंस थोड़े सीटेट,
आराम से निकलता है, बहुतों से निकला है। और इसमें तो बस पास करना है, बस पास कर जाइए। अधिक से अधिक नंबर लाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लाए तो कोई बात नहीं। जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, यह अच्छा क्वेश्चन पर लेते हैं। कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी बोल रहा है। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को जानकारी प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाएगी तो बढ़ाएगी जी। मतों का अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर बिल्कुल बढ़ाएगी। अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाकर बिल्कुल अपनाएगी, बढ़ाएगी। बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, लेबलिंग नहीं करना है ना जी, ये नहीं बढ़ाएगी। और यही आंसर होगा क्योंकि ये पूछा है नहीं बढ़ाएगी ना, देख रहे हैं ना, तो यही आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन आपको करा दिए। आशा करते हैं आप लोग बड़े मज़ेदार से, अच्छे से समझ के साथ लगाए होंगे क्वेश्चन। और मेरी यही शुभकामना है आपके साथ कि आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा, आप सबों का प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम।